हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एडिफाई एचआरएम। और मैं हूं पल्लवी, आपकी दोस्त। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और एंजॉय कर रहे हैं मेरी वीडियोस को, मेरी टीचिंग स्टाइल को, एक्सप्लेनेशन को। तो प्लीज फिर जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ, जो बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, द थिंग्स which I'm trying to convey to you is actually getting conveyed to you. Fine. So do not miss, और आप बिल्कुल अपने तरह से कोई और भी टॉपिक if you want me to include in my explanation, you can comment me and definitely वो अपकमिंग वीडियोस में वो सेक्शन भी इंक्लूडेड होगा, वो टॉपिक भी इंक्लूडेड होगा। ऑलराइट, सो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब हमने क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ लिया है। सी, we have completed, we are actually covering our unit 9 and in this we have already talked about industrial health and hygiene. हमने industrial health and hygiene वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, that topic. Now we have moved to our next topic, very next topic, which talks about what? It talks about industrial accidents and safety, because we know that in this particular unit 9 we are dealing with our laborers. We are talking about the welfare which is to be given to our laborers. Fine. So we have looked into their health and hygienic working conditions through which act, which was the main act, which was the parent act, which I discussed with you all. That was the Factories Act. Fine. So in Factories Act, from section 11 to section 20, we discussed all the provisions regarding their ventilation facility, regarding drinking water, regarding overcrowding. हाँ, सो रिगार्डिंग ऑल दिस, कितनी बार वॉशिंग करनी है, क्या क्या क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, हमने सारी चीजों की फैसिलिटीज देख ली है थी, और वो सारे हर एक सेक्शंस के अंदर बताए गए। यहाँ तक कि स्पिटून्स भी उन्होंने बताया था कि आपको करना है, नहीं होगा तो फाइन लगेगा। सो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आर हेल्थ एंड हाइजीन वी हैव ऑलरेडी लुक्ड इनटू आर प्रीवियस वीडियोज। ऑलराइट, तो वो आपकी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 मैंने तब भी आपको बताया था कि मेन एक्ट होता है। उसके बाद सारी चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं उसी एक्ट से ही सिमिलर टू थी। ठीक है, नाउ दिस इज द नेक्स्ट पोर्शन एंड इट टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी। अब बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली बात करना जरूरी बनता है, और मेरे लेवल पर भी, और आई थिंक आपके मन में भी क्वेश्चंस उठते होंगे कि जब फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो क्या वहां पे वर्कर सेफ है, उनकी लाइफ सेफ है? ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ इस तरह का उनसे काम ले रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम हो जाए। भाई, इतनी सारी मूवीज तक हमने देखी है ना, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि फैक्ट्रीज में काम करते उनका कोई बॉडी पार्ट अफेक्टेड हो गया, ट्रेड यूनियंस होती थी, है ना, उनको कंपनसेशन देने का क्या पैकेज होता था। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस बताए गए हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से सेक्शंस बताए गए हैं जो डील करते हैं आपके इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से रिलेटेड। ठीक है, और उससे रिलेटेड उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हमने कल बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में बातें करी। वी लुक्ड इनटू मेनी वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड वी आल्सो लुक्ड इनटू द कॉजेज, है ना, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अनसेफ वर्किंग कंडीशन हो सकती है, अनसेफ एक्ट्स हो सकते हैं, और अदर कंडीशंस भी हो सकती है। तो ये कुछ टाइप की कॉजेज थे। वी हैव फिनिश्ड विद आवर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वाला पार्ट। नाउ वी आल्सो स्टार्टेड यस्टरडे विद व्हाट? इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सेफ्टी से रिलेटेड भी मैंने स्टार्ट कर लिया था, और आपको बोला था कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यहां पर भी पेरेंट एक्ट होगा, और मेन जो चीजें हम वहीं से एक्सट्रैक्ट करके उसको उस लेवल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो yesterday what we did, we talked up from section 21 to 28 we covered। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि when we are covering फैक्ट्रीज एक्ट 1948 तो वहां पर क्या है, आपका सेक्शन 21 से लेके सेक्शन 40 तक, 40A और B भी यहां पे कवर होगा। 21 to 40 इज कवर्ड अंडर योर इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाला पार्ट। ठीक है, और 11 से 20 किसमें हमने कवर किया था? जो पहले के सेक्शंस थे वो हमने इंडस्ट्रियल हेल्थ के टाइम पे कवर कर लिया था। तो ये वाला जो हम लोग कवर कर रहे हैं 21 से लेकर के 40, इसमें टिल सेक्शन 28 वी हैव ऑलरेडी सीन। हमने सारी बातें कल के कल कर ली। ठीक है, हमने लिफ्ट देख लिए, हॉइस देख लिए, मशीनरी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ना, फेंसिंग कैसे करवानी चाहिए मशीनरी की, जब वो मशीनरी मोशन में है तो उसमें एंटर नहीं करना चाहिए, और वहां पे विमेन और चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, कॉटन ओपनर्स के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको पर्टिकुलर क्या उनकी सेफ्टी अटायर होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, दैट इज कंपल्सरी फॉर देम टू वेयर, है ना। एडोलेसेंस को आप नहीं रख सकते हो,
या फिर काम दे रहे हो तो क्या है कि आपको किसी न किसी के सुपरविजन में रखना है, उनको सारे के सारे डेंजर्स और हैजार्डस कंडीशन से अवगत करा देना, मतलब यू हैव टू जस्ट डिस्क्लोज ऑल द इन्फॉर्मेशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और द एडोलेसेंट टू whom you are giving the employment. So we have already finished all those sections till 28. Now today we would be starting with our very next section which is section 29. ठीक है, so हम लोग चलिए बात करते हैं section 29 के बारे में. सेक्शन 29 यहाँ पे क्या कहता है, ये बात करता है लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में, चेन्स के बारे में, रोप्स के बारे में एंड लिफ्टिंग टैकल्स के बारे में. सी फ्रेंड्स, 28 टॉक्ड अबाउट व्हाट लिफ्ट्स एंड हॉइस्ट के बारे में बात करा था. हाँ, तो 29 जो है ये भी उसी से रिलेटेड है, उसी सेक्शन से ही लेकर के आया है. वहां पर भी लिफ्ट की बात आप करते हो या हॉइस्ट की बात करते हो, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में, कि हॉइस्ट जो होते हैं दैट इज यूज्ड एट दी कंस्ट्रक्शन प्लेसेस, कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे यूज होते हैं, और जो आपकी लिफ्ट्स होती है वो कहाँ यूज होती है, वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती है, वो मॉल्स में यूज होती है, वो अपार्टमेंट्स में यूज होती है. तो यहां पर भी लिफ्ट से क्या हुआ, यहाँ पे लिफ्टिंग मशीन्स की बात हो रही, उसमें जो चेन्स यूज होती उसकी, उसमें जो रोप्स यूज होती उसकी बात हो रही, लिफ्टिंग टैकल्स की बात हो रही. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, cranes and lifting machines etc to be of good construction and to be examined once in every 12 month. All right friends, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्रेन्स की जब हम बात कर रहे हैं, लिफ्टिंग मशीन्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसको गुड कंस्ट्रक्शन मतलब वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, और उसका एग्जामिनेशन आपको हर 12 महीने में एक बार आपको करवाना है. ऑल राइट, नाउ वन क्वेश्चन, हमने कल भी बात करी थी अपने लिफ्ट्स और हॉइस्ट के बारे में, आपको कितने टाइम पीरियड में उसका एग्जामिनेशन करना है, उसके चेक्स करने हैं. That was in the time period of 6 months. देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आप लिफ्ट्स और हॉइस्ट की बात करते हो दैट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 28 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो यहाँ पे आपको हर 6 महीने पे उसके चेक्स करवाने पड़ेंगे. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स और रोप्स की बात करें विच इज इन सेक्शन 29, तो क्रेन जैसी मशीनरी जो है उसका आपको क्या करना है, हर 12 महीने में चेक करवाना है कि उसकी रोप्स, उसकी चेन्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है. ठीक है, क्रेन्स एंड लिफ्टिंग मशीन्स नॉट टू बी लोडेड बियॉन्ड सेफ वर्किंग लोड. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रेन से आप किसी कोई ना कोई भारी सामान को उठाने के लिए, क्रेन भाई क्या होता है, वी हैव ऑल्सो सीन ऑल दिस. लिफ्टिंग मशीन से आप लिफ्ट करो किसी भारी सामान को, तो लेकिन यहां करना है, कह क्या रहा है ये पर्टिकुलर एक्ट, कि आप वहां पे लोडिंग उसके सेफ्टी वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड से ऊपर नहीं कर दोगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि उसका जो लिफ्टिंग मटेरियल है दैट इज ऑल्सो completely mentioned. Next is saying that trains not to be approached within 6 meters of a place where any person is employed or working. क्रेन्स के लिए क्या कहा गया है, जहां पर लोग काम कर रहे हैं, आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसके 6 मीटर के अंदर क्रेन्स का वर्किंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, है ना, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं किसी की जान के लिए. तो जहां पर भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके आसपास क्रेन 6 मीटर्स तक क्रेन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट रिवॉल्विंग मशीनरी. ठीक है, ऐसे कोई भी मशीनरी जो रिवॉल्विंग इन नेचर है, मतलब किसी भी तरह का शाफ्ट है, फ्लाई व्हील है, पुली है, डिस्क है ना, तो वो क्या कहा गया है, इफेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन इन एवरी फैक्ट्री टू एंश्योर दैट द सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड ऑफ एवरी रिवॉल्विंग vessel, cage, basket, flywheel, etc. appliance driven by power should not get exceeded. Because हमें पता है कि किसी भी मशीनरी की जब वो काम करती है तो जब उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं ना, आजकल मॉडर्नाइजेशन है, तो हमें चाहिए कि बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन हो, है ना, और वहां पे क्या है कि कम समय में जल्दी काम हो. तो यही सेक्शन 30 आपका बताता है कि हर ऐसी मशीनरी जो कि रिवॉल्व कर रही इन नेचर की, उसके पास क्या है, वहां पे उसकी एक स्पीड सेट कर दी गई है ना, और स्पीड को आप एक्सीड नहीं कर सकते. उस स्पीड से ज्यादा अगर आपकी मशीनरी काम करेगी तो वहां के वर्कर्स के लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, उससे प्रॉब्लम अकर हो सकती है. द स्पीड्स इंडिकेटेड शेल नॉट गेट एक्सीडेड. ठीक है, जो स्पीड बताई गई है उससे ऊपर वो नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज उससे प्रॉब्लम आ जाएगी. नेक्स्ट इज प्रेशर प्लांट. ठीक है, प्रेशर प्लांट इज गिवन अंडर सेक्शन 31. सेक्शन 31 में ये दिया हुआ है, और ये क्या बोल रहा है, देयर शुड बी सेफ वर्किंग प्रेशर ऑन प्रेशर प्लांट्स. प्रेशर प्लांट्स में क्या आपका सेफ वर्किंग प्रेशर होना चाहिए, मतलब एक्सेसिव प्रेशर मत डाल दो किसी भी प्लांट के ऊपर, किसी भी बॉयलर के ऊपर, कि वहां उसके प्रेशर पड़ने से वो बर्स्ट कर जाए, वहां पे प्रॉब्लम हो जाए, तो जो भी गैसेस उसके अंदर है वो क्या होगी, वो स्प्रेड होने लगे ना, वो वर्कर
को भी अफेक्ट करेगी, वो साथ में उस एरिया को भी इफेक्ट करेगी जहां पे वो फैक्ट्री सिचुएटेड है। तो क्या बोला गया, इफ एनी मशीनरी और पार्ट इज ऑपरेटेड एट अ प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर क्या बोला गया किसी भी मशीनरी और उसके पार्ट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर दबाव पड़ रहा है, effective measures shall be taken to ensure that the safe working pressure of machinery should not exceed। ठीक है, तो क्या बोला गया, इफेक्टिव मेजर्स हमको लेने हैं, क्या हमको इंश्योर करना है, सेफ वर्किंग प्रेशर जो मशीनरी का वो एक्सीड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो कि सेक्शन 30 में उन्होंने स्पीड की बात बता दी ना, रिवॉल्विंग मशीनरी उसकी स्पीड आपको मेंटेन करके रखनी, वहां से उसकी बिल्कुल भी स्पीड आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। साथ में प्रेशर प्लांट सेक्शन 31 में कहता है कि जो उस पर प्रेशर पड़ रहा है आपके प्लांट्स पे वो एक्सीडेड नहीं होना चाहिए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जा रहा है तो आपको इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि सेफ वर्किंग प्रेशर हो सके किसी मशीनरी पर और वो एक्सीड ना कर सके। ऑलराइट, तो आपको इफेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जा रहा है प्रेशर आपके किसी प्लांट या मशीनरी पे या उसके पार्ट पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस चीज की, हम बात करेंगे फ्लोर्स की, स्टेयर्स की एंड मीन्स ऑफ एक्सेस की। ऑलराइट, हमने इसकी बातें पहले भी करी थी कि वहां की साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और चाहे वो अंदर की आपकी वर्क रूम हो, स्टेयर्स हो, जो भी मीन्स ऑफ एक्सेस सब जगह की। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट शैल बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन हो वहां कहा, एंड प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड शैल गेट केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस एंड सब्सटेंसेस। किसी भी तरह की वहां पे सामान बीच में नहीं पड़े हों कि जिसकी वजह से हम टकरा के गिर जाए वो, या वो पैरों में हमारे फंस जाए, या हम उसके ऊपर उसके ऊपर चढ़ गए तो वो रोटेट होके जिसकी वजह से हम गिर गए। तो ऐसी कोई भी चीजें सब्सटेंसेस बीच में नहीं होने चाहिए। आपके फर्श पे, आपके स्टेयर्स पे कोई सामान, आपका वर्क या फिर आपका जो भी चीज है, आपका सामान है, वो नहीं लदा होना चाहिए, उसको किनारे आपको साइड में रखना है। क्या लिखा है, लाइकली टू कॉल पर्सन्स टू स्लिप एंड वेयर इट इज नेसेसरी टू एंश्योर सेफ्टी, स्टेप्स, स्टेयर्स, पैसेजेस एंड गैंगवेज शैल बी प्रोवाइडेड विद सब्सटेंशियल हैंडरेल्स। अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सेफ्टी की जरूरत है ना, आप ऐसे कौन कौन सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, स्टेप्स पे जैसे कि सीढ़ियां हैं वहां पर से, स्टेयर्स पे कैसे ले सकते हैं, पैसेज जो है वो यहाँ पे ये भी बताया गया था कि पैसेज को आपको बिल्कुल खाली रखना है, क्योंकि वो इवैक्यूएशन पैसेज भी हो सकता है कि भाई आग लग गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो एकदम से हम उस बिल्डिंग को कैसे इवैक्यूएट करेंगे वर्कर्स, जिसके लिए आपका वो पैसेज बिल्कुल के बिल्कुल खाली होना चाहिए। ठीक है, अब हैंड रेल्स मतलब रेलिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए। क्यों रेलिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सीढ़ियां हैं वहां पे रेलिंग्स नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, कभी किसी का पैर लड़खड़ा गया तो वो इंसान नीचे चला आएगा। सो टू प्रोवाइड हैंड रेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हेन एनी पर्सन हैज टू वर्क एट अ हाइट, ठीक है, फ्रॉम वेयर ही इज लाइकली टू फॉल। अब कोई बंदा है, कोई वर्कर है, उसका काम ऐसा है कि उसको कंस्ट्रक्शन वर्क आपने इन्वॉल्व कर लिया, उसका एम्प्लॉयमेंट ही वहीं पे कर दिया। अब उस बंदे का काम है कि बिल्डिंग ऊपर चढ़ के बनाना है हाइट वाली जगह पे। अब हमें पता है कि वहां से खतरा है, भाई वहां से गिर सकता है, तो प्रोविजन क्या बनने पड़ेंगे, सो फार एज इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल बाय, कैसे आप उसको उस वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकते, क्या प्रोविजंस प्रोवाइड करोगे, आप उस जगह को क्या करा दोगे, फेंसिंग करा दोगे, है ना, ताकि उस वर्कर की सेफ्टी आप इंश्योर कर सको और जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। ऑलराइट, हमें ये भी पता है क्योंकि हमने खुद भी विटनेस करा होता है, अक्सर जब कंस्ट्रक्शन वाली जगह से हम जाते हैं तो उन लोग बॉडी में बेल्ट्स लगाए रहते हैं ना, दो दे आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जबकि वहां पे फेंसिंग भी कर दी गई, तभी भी क्या होता है कि उनकी बॉडी में बेल्ट्स होते हैं। इन केस अगर कुछ भी धक्का लगता, कुछ भी होता, तो वो कभी भी जमीन पे नहीं टच हो, मतलब कि वो गिरे नहीं, उन बेल्ट से फंस के, मतलब वो सेफ हो जाए, उनकी लाइफ ना डिस्ट्रॉय हो। तो ये सारे प्रोविजंस है आपको अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करने। ठीक है, फ्लोर्स, स्टेयर्स और जो मीन्स ऑफ एक्सेस, उसको बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, हर्डल्स नहीं होने चाहिए, बीच बीच में पड़े नहीं होने चाहिए, वहां पे हैंड रेलिंग्स प्रोवाइड आपको करनी है। और जो लोग हाइट पे काम कर रहे हैं आपको उनके लिए प्रोविजंस देने हैं, मतलब कि वहां पे प्लेटफॉर्म की फैसिलिटी हो, उनको प्रॉपर्ली आप फेंस अप करा दो, उनके लिए बॉडी पे बेल्ट होने चाहिए, सो दैट दे मे नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द इवेंट ऑफ एनी मिस हैपनिंग। अगर धक्का लग गया, गिर गए, झटका लग गया, तो कम से कम उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिट, सम्स, ओपनिंग इन फ्लोर्स एसेट्रा, जो कि दिया हुआ है आपके सेक्शन 33 में। अभी हमने फ्लोर से रिलेटेड बातें करी, स्टेयर से रिलेटेड बातें करी, स्टेप्स से रिलेटेड बातें करी कि उनको हमें बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, उनको वहां पे सामान नहीं लदा होना चाहिए आपके गुड्स, अदरवाइज वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
देखो कितनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को भी नोटिस में लिया है फैक्ट्रीज एक्ट ने, ताकि एम्प्लॉयर हर एक छोटी चीज का ध्यान रखे, मतलब छोटे छोटे गड्ढों तक का उन्होंने बताया। सी इट इज गिवन इन सेक्शन 33। पिट्स है, सम्स है, ओपनिंग इन फ्लोर्स एसेट्रा। ये क्या लिखा है? इट शुड बी सिक्योरली कवर्ड और फेंस्ड अप। सपोज आपने अपने वर्क रूम में एक, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पानी का काम है, तो फ्लोर गीला ना हो जाए ना, या फ्लोर में पानी ना बहने लगे, तो क्या कि हमने छोटा सा गड्ढा साइड में करवा दिया, एक्सेस वाटर क्या उसमें चला जाएगा। अब हमारे को उस गड्ढे की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब वहां से सामान लाने ले जाने का काम ज्यादा हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो एंड कवर दैट पर्टिकुलर पिट, उस गड्ढे को मैं कवर करूंगी या फिर उसको फेंस्ड अप करवा दूंगी, सो दैट जाने आने में गलती से किसी का पैर ना चला जाए, किसी के हाथ पैर ना टूट जाए। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, कोई भी ओपनिंग है फ्लोर में तो उसको प्रॉपर्ली कवर्ड अप करवा देना या फिर उसकी फेंसिंग करवा देनी है। ग्रेट। नेक्स्ट इज सेक्शन 34। सेक्शन 34 किस बारे में बातें करता है? एक्सेसिव वेट के बारे में बोलता है ना, कि आपको कितना वेट उठाना अलाउड है एक इंसान को। ठीक है, या अगर मेल है तो उनके लिए अलग वेट के प्रोविजंस बताए गए, कितना वेट उठा सकते हैं। फीमेल है तो उनके लिए अलग वेट केजीज में सेट करे गए। अडोलेसेंट मेल के लिए अलग बताया गया, अडोलेसेंट फीमेल के लिए अलग वेट सेट करा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता है, एक्सेसिव वेट आपको उठाना अलाउड नहीं है भाई। अगर कोई लिमिट सेट कर दी गई, इतनी स्पीड में कर सकते हो, इतनी ही केवल वेट उठाएगी आपकी लिफ्टिंग मशीन, इतना ही वेट आप खुद उठा सकते हो बी एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर अगर आप उठा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो डेंजरस है, वो हार्मफुल है, वो आपके बॉडी को एडवर्स इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड in any factory to lift, carry or move any load so heavy as to likely to cause him injury। अब क्या बोल रहा है कि कोई भी इंसान इतना हैवी मटेरियल ना लिफ्ट करेगा, ना उठाएगा, ना कैरी करेगा, ना मूव करेगा जो कि बहुत ज्यादा हैवी है, बिकॉज उससे आपको इंजरी हो सकती है, आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है ना, आपका बॉडी पोस्चर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लंग्स में जोर पड़ सकता है, आपने इतनी भारी चीज उठा ली है ना। So there can be many kinds of things, many kinds of injuries that can be caused if you are, lifting up excessive weight more than what is, given or told by the government। देखो स्टेट गवर्नमेंट की बात यहाँ पे क्या हो गई? स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स एंड प्रिस्क्राइबिंग द मैक्सिमम वेट्स विच मे बी लिफ्टेड। अब यहाँ पे कौन रूल्स बनाएगा? वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। हाँ, कि और वो ही बताएगी कितना वेट क्या है वो लिफ्ट कर सकते हैं और कितना वेट अलाउड नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यही समझाने वाली हूँ कि एक अगर मेल है तो उसको कितना वेट उठाना अलाउड है और फीमेल है तो कितना। सी दिस सेक्शन इज सेक्शन 34 और यहाँ पे एक्सेसिव वेट्स की बात करी गई है, मतलब एक अडल्ट मेल को कितना वेट उठाना अलाउड है। कैन यू सी ओवर हियर? सो फॉर अडल्ट मेल द वेट विच इज अलाउड फॉर हिम टू कैरी, वो जितना उठा सकता है इज 55 kg तक वो उठा सकता है एंड दैट इज सेफ फॉर हिम। एनीथिंग बियॉन्ड 55 kg वुड प्रूव हार्मफुल टू हिम, और जिसकी वजह से उसकी बॉडी में अलग अलग तरह की इंजरीज आ सकती हैं। अडल्ट फीमेल है तो क्या वहां पे भाई फीमेल की और मेल की स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है, हम सबको पता है। तो फीमेल के लिए थोड़े कम लिमिट्स बताए गए, मतलब इट हैज बीन रिड्यूस टू 30 kg। अगर गर्ल है, फीमेल है, वुमेन है तो वो 30 किलो तक वेट उठा सकती, उसके ऊपर उठाएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अडोलेसेंट मेल, अडोलेसेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिन्होंने अभी 18 साल की उम्र को क्रॉस नहीं किया है ना, अभी वो कम है, तो उन लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट तो दे सकते हो, लेकिन हैजार्डोस या डेंजरस मशीन पे उनका एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है, आप उनको नहीं एम्प्लॉय कर सकते हो। तो अडोलेसेंट मेल के लिए क्या वेट बताया गया? इट इज 30 kg, 30 किलो तक एक अगर लड़का एडोलेसेंट मेल है ही कैन लिफ्ट अप टिल 30 kg एंड एडोलेसेंट फीमेल द वेट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 20 kg। अगर फीमेल है तो उसको 20 किलो तक ही उठाना केवल अलाउड है, उसके ऊपर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ आईज एंड इट इज गिवन इन सेक्शन 35। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका ऐसा हैजार्डस प्रोसेस है जहां पे स्पार्क्स निकल, जहां पे वेल्डिंग का काम हो रहा है ना, गेट्स जहां बनते हैं आप जाके देखो वहां वेल्डिंग का काम होता रहता है, तो उन लोग जिस मशीनरी से कट करते हैं ना, यहाँ पे शोल्डिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें इतनी स्पार्क्स निकलती, अगर आप उनको अपनी बेयर आइज से देखोगे तो आपको एकदम ब्लाइंडनेस सी होने लगती है। इफ यू रिमूव योर आईज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आफ्टर लुकिंग एट दैट स्पार्क फॉर 5 minutes or so, and after that when you will remove your eyes you would be just like blind
फॉर अ सेकेंड और टू। तो अब ये तो नॉर्मल लोगों का हाल है। अब वो बंदे, वो वर्कर्स जिनका काम ही है, जिनको ऑक्यूपेशन है, उनको एम्प्लॉयमेंट ही दिया गया है कि भाई तुमको इस जगह पे काम करना है, इसी का काम करना है, कटिंग का काम करना है, शोल्डिंग का करना है, वेल्डिंग का करना है। तो क्या होता है ऐसे प्रोसेस में, सोचो उनकी आंखों को कितना ज्यादा डैमेज होता होगा, उनकी आई साइट पे कितना असर पड़ता होगा। इसीलिए यहां पर सेक्शन 35 ऑफ फैक्टरीज एक्ट 1948 बताता है कि प्रोटेक्शन आपकी आईज का, आपके वर्कर्स की आईज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये क्या कहता है, रिस्क ऑफ इंजरी टू द आईज फ्रॉम पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह का हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है कटिंग का है, जिसमें छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स निकल के हमारी आंखों में जा सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या है, फ्रैगमेंट्स थ्रोन ऑफ, जो कि निकलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में निकल सकते हैं। तो क्या हो, आपको गॉगल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना जरूरी बन जाता है आपके एम्प्लॉयर्स को। रिस्क टू द आईज बाय रीजन ऑफ एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाइट। अब इतनी ज्यादा तेज लाइट को भी आप अपने बेयर आईज से नहीं देख सकते हो। यू नीड सम काइंड ऑफ स्क्रीन, यू नीड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन गॉगल्स, जिसके थ्रू ही केवल आप उस लाइट को एक्सेस करिए। अदरवाइज अगर आपने डायरेक्टली उसको देखा बहुत ज्यादा आपकी आंखों में चमक से, उससे भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है आपके आईज को। Next, we will talk about the state government may by rules require that effective screens है या suitable goggles shall be provided for the protection of persons employed in the immediate vicinity of the process। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, देखो खुद से बता दी, क्योंकि मैंने आपको 1000 बार अब तक बता चुकी हूँ कि रूल्स जो होते हैं वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और इसको एग्जेम्प्ट मतलब कि छूट भी कौन दे सकती है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन एक और बात मैंने आपको बताई थी, इसी वीडियो में बताई है कि अगर सपोज करिए स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए हैं, लेकिन क्या है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज को लगता है कि वो रूल सफिशिएंट नहीं है, वहां पे और ज्यादा उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो चीफ इंस्पेक्टर वुड गिव एन ऑर्डर इन राइटिंग टू होम, टू द ऑक्यूपायर, टू द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, स्टेटिंग दैट इन हिज ओपिनियन फ्यू मोर मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड एंड विद इन अ गिवन स्पेसिफाइड डेट। ऐसा नहीं कि वो कभी भी उस चीज को फुलफिल करेंगे, बट अ स्पेसिफाइड अ डेट, अ पर्टिकुलर डेट इज मेंशन इन द ऑर्डर गिवन बाय द ऑक्यूपायर, गिवन बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री। चीफ इंस्पेक्टर के बाद जो ऑर्डर देते हैं उसमें डेट मेंशन होती है, एंड दैट ऑर्डर इन राइटिंग वुड बी गिवन टू द ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको फुलफिल या फिर उसको अप्लाई करना अपनी फैक्ट्री में। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये निकलती है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ आईज की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी रूल्स बना दिए हैं। हमें पता है कि उनको गॉगल्स, उनको स्क्रीन प्रोवाइड करवाने, सो दैट उनकी आईज में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स की। ठीक है, जिस तरह के हमको पता है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यहाँ की कटिंग होती है, यहाँ पे इस तरह का केमिकल यूज होता है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा फ्यूम्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गैसेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या बताता है, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू एंटर एनी चेम्बर, किसी भी चेम्बर, टैंक। अच्छा, कभी भी गैसेस और फ्यूम्स कहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, एक बंद जगह में, है ना, एक कन्फाइंड स्पेस में, जहां पे डोर्स नहीं है, जहां पे विंडोज नहीं, जहां पे वेंटिलेशन नहीं है। धुआं भरता तो घर में भरता चला जाता है, क्यों, क्योंकि सारे डोर्स और विंडोज क्लोज थे। अगर खुल जाएंगे तो वहां पे वेंटिलेशन हो जाता, तो वहां पे गैसेस जो होती हैं, फ्यूम्स होते हैं, स्मोक होते हैं, वो पास ऑन हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं वेंटिलेशन की फैसिलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में पढ़ ली है। तो यहाँ पे क्या बताए, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू एंटर एनी चेम्बर, किसी चेम्बर में, टैंक में, वैट में, पिट में, पाइप में, फ्लू और एनी जो भी कन्फाइंड एक सकरी सी जगह है, वहां पे जाना अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे किसी भी तरह की गैस है, फ्यूम है, वेपर है और डस्ट, जिससे कि क्या हो सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है ना, प्रेजेंट टू सच एन एक्सटेंट एज टू इन्वॉल्व, जिसकी वजह से आपको खतरे इन्वॉल्व हो सकते हैं, टू पर्सन्स बीइंग ओवरकम देयर बाय, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड विद अ मैन होल। अगर वहां पे मैन होल है तब ठीक है, देन ओनली दे कैन बी अलाउड टू एंटर इनसाइड दैट एरिया, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड, ऑफ एडिक्वेट साइज और अदर इफेक्टिव मीन्स ऑफ एग्रेस। मतलब वहां पे अगर पैसेज की जगह है तो ही तो अलाउड है उन लोगों को जाना उस पर्टिकुलर चैम्बर में, अदरवाइज जब तक वो गैस, वो पर्टिकुलर फ्यूम, वेपर है, तो आप अपने वर्कर्स को वहां जाना अलाउड नहीं करोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू एंटर एनी कन्फाइंड स्पेस अंटिल ऑल प्रैक्टिकेबल मेजर्स हैव बीन टेकन टू रिमूव गैस। ठीक है, जब तक कि वो सारे मेजर्स नहीं ले लिए गए हैं कि वो रिमूव कर सके गैस को, फ्यूम को, वेपर को, डस्ट को, तब तक क्या है कि आप किसी भी अपने वर्कर को उस पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस में, मतलब उस सकरी जगह में, टैंक है, वैट है, पाइप है, पिट है, उसमें आप जाने को अलाउ ही नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज क्या होगा वहां पे, एज टू ब्रिंग इट्स लेवल। अब क्या,
अगर वो जाएंगे तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, वो इन्फ्लेमेबल हो सकती हैं, है ना, ज्वलनशील हो सकती है, वहां पे आग लगने का खतरा हो सकता है, उतनी सारी गैसेस है, हमारा दम घुट सकता है ना। कब तक आप अलाउ नहीं करोगे? जब तक उन लेवल का, उन गैसेस जो प्रेजेंट है उनका लेवल क्या है, वो उस परमिसिबल लिमिट के अंदर आ जाता है। टिल देन यू आर नॉट अलाउड टू send your workers into that particular confined spaces, and to prevent any ingress of such gas, fume, vapor or dust, and unless क्या होगा, आप तब तक नहीं मानोगे जब तक एक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा इन राइटिंग में लिख करके, हैज बीन गिवन बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जब तक कि वो आपको सर्टिफिकेट नहीं दे देगी दैट नो सच गैस इज प्रेजेंट ओवर देयर, एंड इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज अंडर द विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, परमिसिबल लिमिट के अंदर है, तो अब इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द वर्कर्स टू एंटर इनसाइड दैट पर्टिकुलर एरिया और दैट चेम्बर। अब कैसे वो सर्टिफिकेट देगा, किस तरह से वो कॉम्पिटेंट पर्सन ये बता सकेगा कि हाँ ये सब फ्री है, सब सही है? तो क्या करेगा, ही वुड बी टेस्टिंग, है ना, वो एक टेस्ट कंडक्ट करवा लेगा, खुद से करेगा, आउट बाय हिमसेल्फ, द स्पेस इज रीजनेबली फ्री फ्रॉम डेंजरस गैसेस। वो खुद जाके चेक करेगा वहां पे, टेस्ट करेगा कि वहां पे वो जो स्पेस है वहां पे कोई भी डेंजरस गैस नहीं है, फ्यूम नहीं है, वेपर डस्ट नहीं है। अब देखो, जो इंसान जाएगा नीचे, जो कॉम्पिटेंट पर्सन की बात हो रही, जो वहां पे टेस्ट कंडक्ट करेगा, जो सर्टिफिकेट देगा कि वहां पे कोई खतरा नहीं है, वो जब नीचे जाएगा ना, तो क्या होता है, सच पर्सन उसको क्या है, वेयर करना पड़ेगा एक ब्रीदिंग अपैरेटस, ठीक है। हमें पता है कि इस तरह के जब हम लोग कोई स्पेस में जाते हैं, मतलब कोई भी ऐसी जगह है, प्लेस है जहाँ पे बहुत ज्यादा हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम एक तरह का ब्रीदिंग इक्विपमेंट टाइप का पहन लेते हैं जिसमें कि हमें सांस आ सके, है ना, मास्क लगा लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का। सो दीज थिंग्स शुड बी प्रोवाइडेड एंड दैट पर्सन शुड बी वेयरिंग बिफोर ही इज सेंट डाउन टू दैट पर्टिकुलर एरिया टू कंडक्ट टेस्ट, एंड अ बेल्ट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एंड इट शुड बी अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर apparatus, the attire, the suit which that person is wearing, and what would be attached, a belt, and to that belt a rope will also be attached, and rope का जो end होगा, free end होगा, it would be outside with the person who is standing। अब एक पर्सन को बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, वो रस्सी हाथ में लेके खड़ा हुआ है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो वो उसको ऊपर खींच के ले आए और वहां पे प्रॉब्लम ना हो। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 36A। अभी हमने 36 के बारे में बातें कर ली, जो कि बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन 36A विच टॉक्स अबाउट precautions regarding the use of portable electric light, ठीक है। In any factory, no portable electric light or any other electrical appliances of the voltage exceeding 24 volts, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइट होगी ना पोर्टेबल, ना किसी और तरह का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि 24 वोल्ट से ज़्यादा है, तो उसको आप उस चेम्बर के अंदर नहीं ले जाओगे जहाँ पर वो डेंजरस गैसेस और फ्यूम्स इकट्ठा है, ठीक है, क्योंकि वो कन्फाइंड स्पेस है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो बिल्कुल क्या हो सकता है, वहाँ पे आग लग सकती है, वहाँ पे बर्स्ट आउट हो सकती है वो पूरी एरिया। अनलेस एडिक्वेट सेफ्टी डिवाइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड, एंड if any inflammable gas, fume or dust is likely to be present in the chamber, tank, white pit, किसी भी चीज़ में, तो other confined space, no lamp or other than that flame proof construction shall be permitted to use therein। मतलब ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर उस तरह की गैसेस, वेपर्स या फ्यूम्स प्रेजेंट है भी चेम्बर के अंदर या वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो जब आप लेकर के जा रहे हो ना अपनी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट को, तो वो कैसी होनी चाहिए, वो फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए ना। नो लैम्प अदर और लाइट अदर देन, और किसी भी तरह का आपको लैम्प अलाउड ही नहीं है, सिवाय आपको एक फ्लेम प्रूफ लैम्प आप वहाँ लेके जा सकते हो। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं अपनी लाइट का या पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट का किसी भी तरह का, तो हल्की सी चिंगारी निकलती ना, क्योंकि स्पार्क निकलती, क्योंकि जब वो ऑन होती है, और अगर इस तरह की वहाँ पे इन्फ्लेमेबल गैसेस या फ्यूम्स प्रेजेंट होंगे तो वो तुरंत से बर्स्ट आउट कर जाएगा वो पूरा का पूरा एरिया। इसलिए बोला गया कि कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट आप नहीं लेके जाओगे, और लेके जाओगे भी तो 24 वोल्ट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। और अगर क्या होगा वहाँ पे डस्ट, गैस, फ्यूम्स प्रेजेंट है, तो आप फ्लेम प्रूफ लाइट लेकर के जाओगे, सो दैट वो बिल्कुल भी क्योंकि इन्फ्लेमेबल गैस है, और अगर स्पार्क से मिले तो आप समझ सकते हो पूरी आग लग जाएगी, ठीक है, इट विल बी बर्नड आउट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 37 के बारे में। ये बातें करता है एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस के बारे में। ठीक है, अभी देखो हम लोग इनफ्लेमेबल वाला ही चल रहे हैं, है ना, कि आपको बिल्कुल भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आप काम कर रहे हो किसी भी कन्फाइंड स्पेस पे, है ना, वहाँ पे डस्ट फ्यूम्स नहीं होने चाहिए। वहाँ पे आप जो लाइट लेकर के जाओगे पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, वो कितने वोल्टेज की होनी चाहिए। उसी के बाद सेक्शन 37 बता रहा है कि एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट और गैस के बारे में। ठीक है, तो क्या बोलता है, वेर इन एनी फैक्ट्री द प्लांट और मशीनरी यूज इन द प्रोसेस इज नॉट सो कंस्ट्रक्टेड, अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, नॉट सो कंस्ट्रक्टेड एज टू विथस्टैंड द पोर्टेबल प्रेशर विद सच एन एक्सप्लोजन। ठीक है, इस तरह से हमारी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, मशीन ने हमारी ऐसी नहीं है कि वो किसी भी तरह के क्या हो सकते हैं, प्रेशर या एक्सप्लोजन को झेल सके। ठीक है, तो ऑल प्रैक्टिकेबल मेजर्स शैल बी टेकन टू रेस्ट्रिक्ट दी स्प्रेड। अब क्या होगा, ताकि जो झटका हुआ, जो बर्स्ट आउट हुआ, जो धमाका हुआ है, उसका जो इफेक्ट है वो हम लोग उसके इफेक्ट को स्प्रेड ना होने दें, ऐसा ना हो कि वो दूसरों को भी हार्म कर दे। एंड इफेक्ट्स ऑफ द एक्सप्लोजन बाय प्रोविजन इन द प्लांट और मशीनरी ऑफ, किस तरह से, चोक्स के थ्रू, बैफल्स के थ्रू, वेंट्स के थ्रू, है ना, बैफल्स और वेंट्स के थ्रू, चोक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उनके धमाके को फैलने से क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो ना, रेस्ट्रिक्ट द स्प्रेड एंड इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन, ताकि उसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ना हो, बल्कि हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकें। वो धमाका हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा हार्म ना हो, बहुत ज़्यादा बर्बादी ना हो। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोविजंस बनाओगे, या तो अपनी फैक्ट्री को, इसकी प्रेमाइसेस बिल्डिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो झटका झेल सके, और नहीं तो आपको वहाँ पे चोक्स और बैफल्स और वेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है। आगे देखो क्या कहता है, वेयर इन एनी फैक्ट्री एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डस्ट, गैस, फ्यूम और या वेपर ऑफ सच कैरेक्टर एंड टू सच एक्सटेंड एंड बी लाइकली टू एक्सप्लोड, और वो धमाका हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है ऑन इग्निशन। ठीक है, जैसे कि आपने लाइट ऑन करी, इग्नाइट, कुछ भी चिंगारी निकली, स्पार्क निकला, पूरा का पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा। ऑल प्रैक्टिकेबल मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट एनी सच एक्सप्लोजन। अब वो क्या बोल रहा है, हर तरह के आपको मेजर्स लेने हैं यहाँ पर, ताकि इस तरह के एक्सप्लोजन ना हो। कैसे आप लोग मेजर्स, इफेक्टिव एनक्लोजर ऑफ द प्लांट और मशीनरी, प्लांट और मशीनरी को एनक्लोज जगह पे रखो, एनक्लोज एरिया में रखो, उसको पर्टिकुलर, उसको फेंसिंग करा दो, उसकी केसिंग करा दो, ताकि जो भी झटका उसका है उसके बाहर ना ट्रांसफर हो सके, वो उसके अंदर ही होके रह जाए। इन केस अगर एक्सप्लोजन होता है तो रिमूवल और प्रिवेंशन ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सच डस्ट और गैस और वेपर। ठीक है, पहली बात तो आपको देखना चाहिए कि इस तरह की कोई गैस और वेपर वहाँ पे एक्यूमुलेट ही नहीं हो रही है, इकट्ठा ही नहीं हो रही। तो किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप वेंटिलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, क्रॉस वेंटिलेटिंग डोर्स होंगे या फिर विंडोज होंगी, तो क्या होगा, आपका कोई गैस और डस्ट और फ्यूम्स इकट्ठा ही नहीं होगा, तो बात की बात है तो कभी भी नहीं होने वाली। एक्सक्लूजन ऑफ इफेक्टिव एनक्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इग्नाइट। अब क्या बोल रहा है, एक्सक्लूड कर दो या फिर इफेक्टिव एनक्लोज कर दो, जो भी सोर्सेज हमें पता, जहाँ से स्पार्क निकल सकती है या फिर थोड़ी सी भी फायर का कुछ भी हो सकता है कि इसको इग्नाइट करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों को या तो आप एक्सक्लूड कर दीजिए, हटा दीजिए, मत अपने उसमें रखिए, या फिर उसको भी एनक्लोज एरिया में रखिए, ताकि उसकी जो भी स्पार्क है वो उस अपने पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस से निकल के उस डस्ट और गैस फ्यूम्स के कॉन्टैक्ट में ना आ जाए। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो प्लांट, देखो क्या बात करता है, नो प्लांट, टैंक और वेसल विच कंटेन्स या हैज कंटेन्ड एनी एक्सप्लोजिव या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस शैल बी सब्जेक्टेड इन एनी फैक्ट्री टू एनी वेल्डिंग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अगर कोई एक्सप्लोजिव है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है ना, तो उसको क्या करना है, उसको ये नहीं कि आप वेल्डिंग के काम में लगा दे रहे हो या ब्रेजिंग जहाँ हो रही उसके पास आपने प्लांट कर दिया, सोल्डरिंग के काम में, कटिंग के काम में, ऐसे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव है और इनफ्लेमेबल है, तो क्या होगा, वेल्डिंग में भी हमें पता है कि फायर से कटिंग होती है, जब भी कटिंग होती है तो उसमें कितना ज़्यादा स्पार्क्स निकलती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है। ऑलराइट, ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ हीट अनलेस एडिक्वेट मेजर्स हैव बीन टेकन। आपको उन सारे जो पर्टिकुलर प्लांट और टैंक है, जो वेसल है, उनके पास इस तरह की चीज़ों को नहीं आप ले जा सकते, जैसे जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है। ठीक है, किसी भी तरह के सब्सटेंस को जो कि बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल है, उसके पास आप ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो जब तक कि वो ठंडी ना हो जाए। अगर गर्म होंगी और उसके पास आपने करा है तो क्या होगा, वो बिल्कुल, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल है और हीट के कॉन्टैक्ट में आते ही एक्सप्लोड कर जाएंगी। तो ऐसा ना हो, आपको एडिक्वेट मेजर्स लेने चाहिए सबसे पहले टू रिमूव सच सब्सटेंस। एंड सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई सब्सटेंस और फ्यूम्स वहाँ पे इकट्ठा ही ना हो, उसको हटा दो। ठीक है, एंड फ्यूम्स नॉन एक्सप्लोजिव और नॉन इनफ्लेमेबल
and no such substance shall be allowed to enter such plant, tank or vessel after any such operation. क्या लिखा है? No such plant or tank or vessel after any such operation, उसको अंदर जाना अलाउ ही नहीं होगा, ठीक है. No such substance shall be allowed आफ्टर एनी सच ऑपरेशन अंटिल द मेटल हैज कूल्ड ऑफ. क्या लिखा है? ऐसा कोई ऑपरेशन आप वहाँ पे कर ही नहीं सकते, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हो जब तक कि वो गर्म है. जब वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, आफ्टर इट हैज बीन कूल्ड ऑफ, तब आप वहाँ पे कर सकते हो, सो दैट टू प्रिवेंट एनी रिस्क इग्नाइटिंग दी सब्सटेंस. ऐसा ना हो कि वो गर्म है और उसकी वजह से वो आग पकड़ ले. तो जब तक वो ठंडी नहीं हो जाती, आप इस तरह के क्या करते हो, एक्टिविटीज को उसके पास में टेक प्लेस नहीं करवा सकते हो. State government may by rules exempt subject to such conditions as may be prescribed. इसको कौन exempt भी करवा सकता है और बना भी सकता है? ये है सिर्फ state government. Any factory or class or description of factories from compliance with all or any of the provisions of this section. ठीक है, या तो वो comply करवा सकता है या exempt करवा सकता है. कौन करवा सकता है? Only state government. नेक्स्ट हम किस बारे में बातें करेंगे? सेक्शन 38. देखो ये बताता है प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर. आपको ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस, पहली बात तो आप देखो कि फायर लगे ही नहीं, और अगर इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि फायर वहां पे पकड़ ली तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. इन एवरी फैक्ट्री ऑल प्रैक्टिकेबल मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट द आउटब्रेक. सबसे पहले देखो क्या है, प्रिवेंट, ऐसा कोई हादसा खतरा पैदा ही ना हो, इसके लिए हम लोग को सारे प्रोविजंस बना दे रहे हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल दोनों पे. एंड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन, क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पर भी रूल्स बनाए इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज रिक्वायरिंग द मेजर्स टू बी अडॉप्टेड. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कौन कौन से रूल्स और मेजर्स आप अडॉप्ट कर सकते हो. देखो चीफ इंस्पेक्टर को अगर लगता है, ठीक है, जिस नेचर का वहाँ पे काम हो रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैजार्डस है ना, तो वो क्या बोलेगा कि यहाँ पे स्पेशल रिस्क है लोगों की लाइफ को, ठीक है, और यहाँ पे स्पेशल सेफ्टी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, एक ऑर्डर लिख करके देगा इन राइटिंग दैट इन हिज ओपिनियन दीज मेनी मेजर्स मोर शुड बी अडॉप्टेड. ये और सारे अडॉप्ट करने चाहिए. स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है, हम समझ गए, बट चीफ इंस्पेक्टर को अगर उसकी ओपिनियन में लगता है यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक काम हो रहा है, तो वो कुछ और प्रोविजंस, कुछ और मेजर्स बताएगा और वो लिख करके देगा राइटिंग में ऑक्यूपायर को कि आप इनको भी अडॉप्ट करिए. ठीक है, बिकॉज इन हिज ओपिनियन जो मेजर्स स्टेट गवर्नमेंट ने बताए हैं वो एडिक्वेट नहीं है. ऑलराइट, सो इन हिज ओपिनियन दोज ऑल आर क्या है, वो अननेसेसरी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं. तो वो क्या करेगा, वो रीजनेबल मेजर्स अपनी तरफ से सजेस्ट करेगा और बोलेगा कि आप इनको अप्लाई करिए अपनी फैक्ट्री में, वो भी एक स्पेसिफाइड डेट के अंदर जो कि उस ऑर्डर में लिखी हुई है. नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, अब ये तो हमने यहाँ देख लें कि इस तरह की कोई भी फायर वाली चीज़ ना हो, हम प्रिकॉशन सारे ले लेंगे कि कभी फायर लगे ही ना. सपोज अगर लग जाती तो हमको क्या करना है फायर के केस में. सेफ मीन्स ऑफ एस्केप फॉर ऑल पर्सन्स इन द इवेंट ऑफ फायर. मतलब आपको वो रास्ता, वो जगह, वो पैसेज बिल्कुल सेफली, मतलब उसको खाली करके रखना है जहाँ से आप एस्केप कर सकते हो ना. आपको पहले से एग्जिट डोर्स बना के रखने हैं, इमरजेंसी डोर्स आपको बना के रखने कि अगर कोई ऐसा कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट हुआ और फायर हो गई तो वो इवैक्यूएट तुरंत फटाफट से सारे के सारे वर्कर्स निकल के चले जाएं. नेसेसरी इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर. ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर आपको हर जगह दिखता है, वो इसीलिए कि ये सारी प्रोविजंस आप पहले से मेंटेन करके रखते हो ना, पहले से. अब हादसा होने के बाद थोड़ी हम सोचेंगे, हम पहले से सारे प्रिकॉशंस करके रखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ तो हम इनका यूटिलाइजेशन करेंगे. वर्कर्स आर फेमिलियर विद द मीन्स ऑफ एस्केप. उनको पहले से ही आप प्रैक्टिस करवाइए कि किस तरह से वो ड्रिल्स आप कंडक्ट करवा सकते हैं कि अगर सपोज ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आ जाती तो आप किस तरह से बिल्डिंग से बाहर भाग के निकलेंगे और अपने आप को बचाएंगे. फ्री पैसेज होना चाहिए. मैंने आपको बताया जो पैसेज निकलने वाला है, भागने वाला है, एग्जिट वाला, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, खाली होना चाहिए. वहाँ पे गुड्स को डंप नहीं कर देना चाहिए कि वो लोग भाग ही नहीं सके, अंदर ही दम घुट के उनकी मौत हो गई, ऐसा ना हो. वर्कर्स शुड बी ट्रेन. ठीक है, उनको पहले से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए कि अगर फायर हो जाती, इन केस ऑफ फायर उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 39. यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी. आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे कितने स्टेबल है, कितनी ज़्यादा वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है. ठीक है, इफ़ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर, अगर यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर को लगता है दैट एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, या फिर मशीनरी या फिर प्लांट है, ऐसी कंडीशन में है जो कि डेंजरस हो सकता है ना, इस तरह से कंडीशन, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वेयर वॉर्न आउट हो गई है, बहुत ज़्यादा वो पुरानी हो गई है,
झटके से, ऐसे कि अब उस बिल्डिंग में दम नहीं रहा कि अब न्यू स्ट्रॉन्ग मशीनरीज को वहाँ पे लगा दो, क्योंकि उससे वाइब्रेशंस निकलती, उसकी वॉल्स अब इतनी मजबूत नहीं रही। तो यहाँ पे ये क्या यही बता रहे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज, अगर उनको अपनी ओपिनियन में लगता है कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ये मशीन है, ये डेंजरस हो सकती है ह्यूमन लाइफ और सेफ्टी के लिए, तो ही में सर्व ऑन द ऑक्यूपायर। वो फिर से क्या करेगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज, ऑक्यूपायर को या फिर मैनेजर को एक नोटिस देगा, एक ऑर्डर देगा अगर लिख करके, ठीक है, राइटिंग में, एन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायरिंग हिम अ बिफोर स्पेसिफाइड डेट। वो ऑर्डर लिख करके देगा, कुछ कुछ चीजें बताएगा जिसको कि आपको एक पर्टिकुलर डेट के अंदर फुलफिल करना है। क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज ऑक्यूपायर से कि आप फर्निश करिए कि क्या स्पेसिफिकेशंस है ना, क्या पर्टिकुलर्स है, आपने कितनी तरह से किस तरह से ये बिल्डिंग सेफ है कि नहीं है, जो मशीनरी पे आप काम करवा रहे हो वो सच में वर्किंग कंडीशन में है, वो अपने काम को छोड़कर दूसरा काम तो नहीं कर रही, कहीं वो डेंजरस तो नहीं प्रूव हो रही आपके वर्कर्स के लिए, ठीक है। प्लांट को उसकी सेफ्टी क्या क्या आपने लगाई, अगर डेंजरस मशीन से, क्या आपने बिल्डिंग के चेक्स करवाए, है ना। तो अब ये सारी चीज़ों की आपको क्या देना पड़ेगा, फर्निश करनी पड़ेगी ना, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, किसको, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज को। टू कैरी आउट सच टेस्ट इन सच अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अब देखो टेस्ट करवाने पड़ेंगे बिल्डिंग के, है ना, स्टेबिलिटी टेस्ट हो गया या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो गया, तो कैसे करवाओगे आप उनको, उसी तरह से केवल आपको करवाना, अपने मन से नहीं, बल्कि जैसा कि ऑर्डर में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज ने लिख के बताया है। एंड टू इन्फॉर्म द इंस्पेक्टर ऑफ द रिजल्ट्स देयरऑफ। देखो वही बात लिखी है, जब आप टेस्ट करवाओगे और जो उसकी रिपोर्ट आएगी वही आपको फर्निश करनी पड़ेगी, वो इन्फॉर्मेशन वापस इंस्पेक्टर को भी, देखिए सर हमने टेस्ट करवा लिया है, हमारी बिल्डिंग सेफ है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज योर सेक्शन 39। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेक्शन 40 बोल रहा है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी। यहाँ पे क्या है, इफ इट अपियर्स टू द इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि यूज जो बिल्डिंग का हो रहा है या फिर किसी भी बिल्डिंग की एक पार्ट का, मशीनरी का या फिर प्लांट का जो फैक्ट्री में इन्वॉल्व है, वो डेंजरस हो सकती है ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा चीफ इंस्पेक्टर, फिर से वही बात है, ऑक्यूपायर या मैनेजर को एक नोटिस देगा, एक ऑर्डर देगा लिख करके इन राइटिंग, ठीक है। और क्या बोलेगा कि प्रोहिबिटिंग इट्स यूज अंटिल इट हैज बीन प्रॉपर्ली रिपेयर्ड और ऑल्टर्ड। अब वो क्या बोलेगा इंस्पेक्टर कि आपकी बिल्डिंग जो है वो इस वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसलिए मुझे ये लगता है कि आप इसको रिपेयर करवाइए, ऑल्ट्रेशन करवाइए, इसका रेनोवेशन करवाइए, उसके बाद ही केवल आप अपने वर्कर्स को इस पर्टिकुलर मशीनरी या फिर बिल्डिंग या फिर फैक्ट्री में काम करने के लिए अलाउ कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, इफ इट अपियर्स टू द इंस्पेक्टर दैट एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग और एनी पार्ट ऑफ द वेस्ट मशीनरी और प्लांट इन अ फैक्ट्री इज इन सच अ कंडीशन, ऐसी कंडीशन में है जो डेंजरस है ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, ही में सर्व ऑन द ऑक्यूपायर। वो किसको नोटिस लिख करके देगा इंस्पेक्टर, ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर को, या फिर दोनों को दे सकता है, एन ऑर्डर इन राइटिंग स्पेसिफाइंग द मेजर्स, मतलब कौन कौन से मेजर्स जो उन लोग को लेने चाहिए, विच इन हिज ओपिनियन शुड बी अडॉप्टेड, जो उसकी नजरों में अडॉप्ट करने चाहिए, एंड रिक्वायरिंग देम टू बी कैरिड आउट बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। अगर उन्होंने तो अभी तो बोला आप टेस्ट करो आपकी बिल्डिंग सही है कि नहीं, अभी वो ये भी बोलेगा कि आपकी बिल्डिंग के लिए कितना सेफ है, अगर आपकी मशीनरी कितनी सेफ है, हाँ, क्या आपने उसकी रेनोवेशन करवाई, क्या आपने उसकी रिपेयरिंग करवाई है, ठीक है। तो ये भी चीफ इंस्पेक्टर लिख करके देगा किसको, ऑक्यूपायर या मैनेजर को। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 40A। अब 40A किस बारे में बातें करता है, भाई हमने यहाँ बात कर ली कि आपकी सेफ्टी बिल्डिंग्स की है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेगा मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। सपोज भाई हमने पहले वाले सेक्शन 40 में भी बात करी है कि वहाँ पे रेनोवेशन की बात बोली है, रिपेयरिंग की बात बोली है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी देखो सेम बात, एक ही चीज, मतलब अगर आप सुन रहे हो ध्यान से तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर के नजरिए में अगर कोई काम सही नहीं है तो वो तुरंत एक ऑर्डर निकाल देता है, किसके लिए, ऑक्यूपायर के लिए, भाई ये चीजें सही नहीं है, तुम ये टेस्ट करवाओ, रिजल्ट भिजवाओ, ये चीजें करवाओ, वो भी एक स्पेसिफाइड डेट के अंदर आपको कंप्लीट करवानी है। तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट है हर तरह की चीजों को देखने के लिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट से ऑलरेडी रूल बना दिए, बट फिर भी अगर और लगता है कि और रूल्स बनने चाहिए और प्रोविजंस बनने चाहिए वर्कर्स के लिए, तो यहाँ पे इंस्पेक्टर जो है वो हमेशा कम्युनिकेट करते रहेंगे विद द ऑर्डर इन राइटिंग एंड इट विल बी सेंड टू द ऑक्यूपायर और मैनेजर और बोथ। नौ सेक्शन 40A बात करता है मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग में। इफ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर, यहाँ पर भी बोल रहा है अगर इंस्पेक्टर को लगता है दैट कोई भी बिल्डिंग का पार्ट
ठीक है, इन अ फैक्ट्री इज इन सच अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, मतलब वो बहुत ज़्यादा टूट फूट चुका है, एंड इज लाइकली टू लीड टू कंडीशंस डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, मतलब कि उनकी हेल्थ पे खतरा हो सकता है, वर्कर्स की, उनकी वेलफेयर के अगेंस्ट में जा सकता है ना, तो वो क्या करेगा, उसको पता ये बिल्डिंग सही नहीं है, ये इसके पिलर्स हिल रहे हैं ना, यहाँ की छत के जो प्लास्टर है वो तो टूट टूट के गिर रहे हैं, तो ये बिल्डिंग खतरनाक हो सकती है। तो तुरंत वो क्या करेगा, फटाफट से चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज एक नोटिस निकालेगा, ऑर्डर निकालेगा, और किसको दे देगा, वो ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर को या फिर दोनों को, ठीक है, लिख करके देगा एक ऑर्डर। क्या बोलेगा कि ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं उसकी ओपिनियन में जो कि लेने चाहिए, वहाँ करवाने चाहिए, किस तरह से आप वहाँ पे रेनोवेशन रिपेयरिंग का काम करवाओगे, और वो भी एक स्पेसिफिक डेट से पहले, वो एक डेट मेंशन कर देगा, भाई 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, उससे पहले करवाओ, ठीक है, यानी कि तुमने साल भर लगा दिया ऑक्यूपायर ने, नहीं, वो डेट मेंशन है और आप उस डेट से पहले ही आपको कंप्लीट करवा देना है। ऑलराइट, सो दिस वाज द सेक्शन 40A। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 40B के बारे में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी आगे चल के सॉल्व करेंगे, तो आप देखोगे किस तरह से सेफ्टी ऑफिसर्स को क्या सेफ्टी मैनेजर्स भी यहाँ पर होते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ MCQs भी लेकर के आऊँगी, कुछ एक आध कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ओशा के बारे में भी हम वहाँ पे समझेंगे, तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, एक कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे, 2 कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाओगे, इवन थ्रू MCQs, ठीक है। MCQs का मतलब ये नहीं होगा कि मैंने आंसर बताया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, नो, वी वुड बी क्लियरिंग आउट विद द कॉन्सेप्ट, रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट एंड इवन गेटिंग टू नो समथिंग न्यू ऑल्सो, जो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड है ना। कई बार हम पढ़ लेते हैं पूरी चीजें, लेकिन जब क्वेश्चन आता तो लगता है अरे यार ये वाला भी तो एरिया था, इसे भी हमें टच करना था, इसे भी हमें पढ़ना था, तो हम क्वेश्चन को भी पकड़ के उसकी सारा निकाल लेंगे कि भाई इसमें से पूछना क्या चाहता है, ठीक है। ऑप्शंस तो देखेंगे ही, साथ में हम क्वेश्चन को भी समझने की प्रॉपर्ली कोशिश करेंगे, वो हम आगे चल के आप देखोगे जब मैं आपके साथ MCQs लेकर के आऊंगी तो वहां पर इस तरह की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 40B किस बारे में बातें करता है, अगर ऑक्यूपायर को देखो लगता है, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ऑक्यूपायर शैल, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है ना कि और ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट करने चाहिए, उनका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन दे देगी कि इतने सारे आपको इतने नंबर, एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर नंबर बता देंगे कि 10 करने, 15 करने, 5 करने, कितने भी करने, वो उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में बता देगी कि आपको एम्प्लॉय करना है, किसको, ऑक्यूपायर को बताएगी, तो ऑक्यूपायर को तो फिर एम्प्लॉयमेंट करना ही करना पड़ेगा सेफ्टी ऑफिसर्स का, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया है। ऑलराइट, यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर्स की ड्यूटीज हैं, क्वालिफिकेशन, कंडीशन हो गई है, ये कौन बताएगा, ये भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगा। नाउ इन एवरी फैक्ट्री वेयर 1000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डनरी, अब देखो सेफ्टी ऑफिसर्स कब एम्प्लॉय होते हैं, हर वो फैक्ट्री में जहाँ पे 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय हैं, तो आपको वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर उनका एम्प्लॉयमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या ऑपरेशन जो चल रहा है, विच प्रोसेस और ऑपरेशन इन्वॉल्व्स रिस्क, कोई रिस्क है, खतरा है, बॉडी पे इंजरी हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकती है, डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकती है, हैजार्डस हो सकता है हेल्थ के लिए ना, टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में है उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट फिर सेफ्टी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करवा दे। ऑलराइट, तो हम लोग ने यहाँ पर अपने सेक्शंस देख लिए हैं, फ्रॉम सेक्शन 21 to 40 मैंने कवर कर दिया है। अब आपका मोस्टली पार्ट जो है आपकी इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। वी हैव लुक्ड इनटू दैट, और हमने काफी कुछ उसके बारे में एक एक सेक्शन के थ्रू बहुत डिटेलिंग में समझ लिया, ठीक है। इसके बाद भी ये खत्म नहीं होता है, इवन इन दी फर्दर अपकमिंग थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी हैजार्डस कंडीशंस, हैजार्डस प्रोसेसेस जो होते हैं वहां पे और कौन कौन से एक्ट्स लग सकते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी कमिटीज फ्रेम करी जाती है, जब आप साइट अप्रूवल कमिटी, बहुत सारी कमिटीज के बारे में बातें करूंगी, किस तरह से वो बनती है फैक्ट्रीज, उसके लिए अप्रूवल लेना जरूरी होता है। तो इट वुड बी अ वेरी नाइस लेक्चर, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ये समझना कि मैं सिर्फ आपको वही ही बताऊंगी जो एग्जाम में आ चुका है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अकर होते हैं, उसकी टेंडेंसी है अकर होने की,
ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट है। मैं वही चीज़ें ही केवल आपको बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, बिकॉज ये आप देखते हो सिर्फ एनालाइज करने के बाद। ऑलराइट, ये आपका एक्सप्लेनेटरी सेशन चल रहा है, इसके साथ में आपके MCQs तो डिस्कस करूंगी। साथ ही में जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो की सीरीज आएगी जो हम सिर्फ MCQs डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ MCQs, और साथ में उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आप लोग के लेकर के आऊंगी, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यू शुड बी नोइंग हाउ टू डील विद द MCQs। मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन समझा दी, बट क्वेश्चन अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी तो मेरी सारे एफर्ट्स वेस्ट चले जाएंगे, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग और बिल्कुल चेकआउट करते रहिए फॉर ऑल माई न्यू वीडियोज। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।